चैप्टर नंबर है 5। चैप्टर नेम देखो कंटेम्परेरी साउथ एशिया। साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे कि साउथ एशिया क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और उन्होंने किस तरीके से अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अब सबसे पहले देखो साउथ एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, साइड में लिख लो इंडिया। साउथ एशिया इज कंसिस्टिंग, लिखो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये लिख लो बेटा। ये व्हाट इज साउथ एशिया? साउथ एशिया के अंदर कितने कंट्रीज हैं? 7। 7 के नाम लिखो, याद हो जाएंगे। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नहीं एक बार लिख लो पेंसिल से, जानबूझ के लिखवा रहे तो मैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। चाइना नहीं है, ये चाइना नहीं है, अंडरलाइन करना है साथ में। भूटान, श्रीलंका, नेपाल, नेपाल और मालदीव। मालदीव, मालदीव। सुनो एक बार, चाइना नहीं है, ध्यान से देखो। और इंडिया का कौन सा नेबर कंट्री नहीं है? चाइना के अलावा और कौन सा नेबर कंट्री नहीं है? जल्दी जल्दी से फाइंड आउट करो। म्यांमार नहीं है और अफगानिस्तान नहीं है। म्यांमार और अफगानिस्तान को कभी कभी इसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं है। यू हैव टू रिमेम्बर अबाउट चाइना। देखो ये वीरेंद्र, एक नंबर तो बेटा आज पक्का करके जाओ कि चाइना जो है साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। एग्जामिनर यहाँ से ही दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें चाइना पक्का डालेगा, क्योंकि हमने अभी हाल ही में चाइना के बारे में पढ़ा है ना। किस कौन से एशिया का है बताओ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेंट्रल एशिया का है। ठीक है अब बस अब सुन लो एक बार क्या है। We are all familiar with the crippling tension during an India Pakistan cricket match. crippling का मतलब होता है बेटा एक तरीके का किसी भी चीज को पकड़ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होना। ध्यान से देखो, हम सभी सारे के सारे फैमिलियर हैं जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है। आप सपोज करो पुराने टाइम में जब बहुत ज्यादा टीवी नहीं होते थे तो एक ही दुकान में टीवी लगा होता तो सारे लोग चाइना इंडिया का पाकिस्तान का मैच चल रहा है, सारे सारे इकट्ठे हो जाते थे। मतलब नहीं है। देखो बेटा, पाकिस्तान और अगर इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा है तो हम सब किसके फॉलो, हम सारे के सारे किसकी तरफ जाते हैं? इंडिया की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान की तरफ हम नहीं जाते, तो वो एक एक्साइटिंग मतलब मोमेंट होता है सबके लिए, इसमें बताया गया है। लेकिन दूसरी चीज देखो, जब इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए जाती है तो वो बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं हमारा, और जब पाकिस्तान वाले यहाँ खेलने के लिए आते हैं तो हम भी उनका बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं। लेकिन जब मैच चल रहा होता है ना तब हम एक दूसरे के क्या होते हैं? अगेंस्ट चले जाते हैं। ऐसा 100% होता है, और किसी की टीम के खिलाफ नहीं जाते जितने हम किसके जाते हैं? पाकिस्तान के। तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जब क्रिकेट मैच चलता है तो हमारे लिए क्या बन जाता है? एक ग्रिपिंग टेंशन बन जाती है, ऐसे टेंशन वाला माहौल हो जाता है। वी हैव आल्सो सीन द गुडविल एंड हॉस्पिटैलिटी क्या है ये? हॉस्पिटैलिटी shown to visiting India and Pakistan fans by their host when they come to match क्रिकेट मैच। देखो जब दोनों टीम एक दूसरे के देश में मैच देखने के लिए जाती हैं तो उनको अच्छे तरीके से उनका क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है। दिस इज द सिंबल ऑफ द लार्जर पैटर्न ऑफ साउथ एशियन अफेयर्स। यही पैटर्न कहाँ पर है? साउथ अफेयर जो एशियन है उसके अंदर है। कैसे? देखो, आवर्स इज रीजन वे है राइवलरी एंड गुडविल। हमारे अंदर क्या है बेटा? राइवलरी मतलब विरोधिता भी है, गुडविल का मतलब अच्छाई भी है, होप भी है, डिसअपियर निराशा भी है, म्यूचुअल सस्पेंशन भी है, और ट्रस्ट मतलब मिला जुला हम एक दूसरे पर क्या करते हैं? विश्वास भी करते हैं। इतना क्यों है? जब इंडिया और पाकिस्तान की बात चल रही है तो वैसे तो हम उन लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम करेंगे, लेकिन जब कोई वेलफेयर की बात आ जाती है तो हम सारे के सारे क्या बन जाती है? यूनिटी बन जाती है। वैसे भी देखो बेटा, इंडिया में सपोज करो मान लो यूनिटी नहीं है, सपोज करो, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है ना तब पूरा का पूरा इंडिया इकट्ठा हो जाता है। अमेरिका की बात आती है तब नहीं होता। मतलब एक ये क्या कहते हैं? कस्टम ऐसी बनी हुई है कि हमारे अंदर स्टार्टिंग से क्या भरा हुआ है कि हम पाकिस्तान के क्या हैं? खिलाफ हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉर्डर पे बेटा पाकिस्तान कभी भी अच्छा बिहेव नहीं करता। आज भी हमारे डेली कुछ न कुछ सैनिक शहीद होते हैं, किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से, आतंकवादी की वजह से। और ये भी कह सकते हैं हम, जो कश्मीर वाला एरिया है, जो लेह लद्दाख वाला एरिया है,
उसके अंदर वहाँ के जो लोकल सिटीजन है ना वो भी ऐसा क्राइम करते हैं और हम क्या मान लेते हैं ऐसा पाकिस्तान वालों ने किया होगा। ठीक है, जरूरी थोड़ी है ना हर बार पाकिस्तानी करें, कई बार वहाँ के रहने वाले भी लोकल करते हैं। वहाँ कश्मीर वाले क्या कहते हैं कि हम इंडिया के नहीं हैं, हमारा कश्मीर एक अलग देश है, हम कश्मीरी हैं। अब उनसे कभी पूछ के देखना वो क्या बोलते हैं कि हम इंडियन नहीं हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी किससे बना रखी है कि हम कश्मीरी हैं। ठीक है, तो क्या वो हमारे देश के लिए भलाई के लिए काम कर सकते हैं? नहीं। अब जब भी देखो कोई भी यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा जैसे अमरनाथ वाली होती है, तो वहाँ के आम लोग भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, सिर्फ वो लोग कोऑपरेट करते हैं जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अनुराग आगे आ जाओ। हम जब अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं बेटा तो वहाँ पे लोगों को कई लाखों का कारोबार देते हैं, क्योंकि देखो वहाँ रुकेंगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, रास्ते में जाएंगे वहाँ तो ऊपर तक जाने का जो रास्ता है वहाँ पे जो हेल्पर है ना सारे के सारे कश्मीरी हैं, सिर्फ वो लोग इनको रोजगार मिल रहा है इसलिए खुश है। बाकी आम लोग कभी नहीं चाहते कि यहाँ से पूरे देश वाले वहाँ पर यात्रा के लिए जाएं। कभी भी कश्मीर वाले हम भारतीय को कोऑपरेट नहीं करते, कश्मीर वाले बोलते हैं उनको क्योंकि वो इंडियन नहीं है तो इंडियन लेकिन वो मानते नहीं है। अगर कभी भी इंडिया से अगर कोई पार्ट बनता है अलग बनता है तो या तो पहले से कश्मीर बनेगा या दूसरा गुजरात बनेगा, ये दो ही ऐसे हैं जो सबसे पहले हमारे से इंडिया से अलग होंगे, और ये जैसे ही अलग होंगे इन पर अटैक कौन करेगा? पाकिस्तान, क्योंकि दोनों के साथ कौन लगता है? पाकिस्तान। अफगानिस्तान का खुद का सर्वाइव नहीं है, अफगानिस्तान तो पहले से कब्जे में आ चुका है। गुजरात की मेंटेलिटी क्या है कि हम सबसे सुपीरियर हैं, वो अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं? सुपीरियर। वो बिजनेस माइंडेड है, उनके अंदर क्या एक ही चीज़ है कि हमें सिर्फ क्या चाहिए? बिजनेस चाहिए। उनके अंदर नेशनलिटी की भावना नहीं है, पैट्रियोटिक फीलिंग नहीं है अपने नेशन के प्रति। समझ रहे हो? हमारे जितने भी सैनिक आपने देखा उनके अंदर देशभक्ति कितनी भावना होती है। क्या कभी सुना है तुमने गुजरात से बहुत ज़्यादा सैनिक गए हैं? हरियाणा का नंबर क्यों आता है? जितने भी मिलिट्री उसमें जाते हैं हरियाणा वाले, पंजाब वाले, यूपी वाले जाते हैं। बेटा ये एक अलग मैटर है, नॉर्मली अगर आप रेशियो देखोगे तो हरियाणा, यूपी, पंजाब यहाँ से बहुत ज़्यादा रेशियो, उधर वाला बहुत कम है। उनका गवर्नमेंट जॉब इंटरेस्ट नहीं है, किसमें है कि सिर्फ हमारा बिजनेस चलाना चाहिए। वो बिजनेस के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं। अब इस चैप्टर में देखो क्या है, लेट्स बिगिन बाय आस्किंग एन एलिमेंट्री क्वेश्चन, व्हाट इज साउथ एशिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? साउथ एशिया क्या है? द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज। अब जो मैंने कंट्रीज लिखवाई थी ना वहीं से अंडरलाइन कर लो, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। द माइटी हिमालयस इन द नॉर्थ। अब यहाँ से अंडरलाइन करो, नॉर्थ में क्या है हमारा? हिमालय है, किसके? साउथ एशिया के। एंड वेस्ट में क्या है? इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, एंड द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ। साउथ में क्या है? बे ऑफ बंगाल। वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड नेचुरल इंसुलेटरी टू द रीजन which is largely responsible for the linguistic, social and cultural distinctiveness of the subcontinent। हमारा जो ये सबकॉन्टिनेंट है यहाँ पे लोग जो है एक जैसे नहीं है, उनका सोशल और कल्चरल क्या है? डिफरेंसेस हैं। The boundaries of the region are not as clear in the east and west। उनकी ईस्ट और वेस्ट की बाउंड्रीज भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, एज दे आर इन द नॉर्थ एंड साउथ। अब ध्यान से अंडरलाइन करोगे, मैंने 7 कंट्री लिखवाए थे, उसमें तुम्हें अफगानिस्तान और म्यांमार नहीं लिखवाया था। अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफन इंक्लूडेड इन डिस्कशंस ऑफ द रीजन एज द होल। वो कहते हैं कई बार इनको डिस्कशन के लिए शामिल कर लिया जाता है। देखो 7 तो परमानेंट हैं, 2 को कभी कभार इनसे विचार विमर्श कर लिया जाता है। चाइना इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर बट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द रीजन। चाइना एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है लेकिन इसका पार्ट नहीं है। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज साउथ एशिया टू मीन द 7 कंट्रीज मेंशन अबव। साउथ एशिया में हम कितने कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे? 7 कंट्रीज के बारे में। Thus define South Asia stand for diversity in every scene। अब साउथ एशिया में बेटा 7 देश हैं, 7 देश का कल्चर है वो अलग अलग है, तो कहते हैं किस चीज़ के लिए खड़ा होता है? डाइवर्सिटी के लिए। अलग अलग डाइवर्सिटी है इन एवरी सेंस एंड येट कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियोपॉलिटिकल स्पेस। The various countries in South Asia don't have the same kind of political system। अब आप देखो बेटा, क्या पूरे दुनिया में एक जैसा पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है? नहीं हो सकता। कहीं पर क्या है? वन पार्टी सिस्टम है, जैसे हमने बात की थी चाइना के बारे में। ठीक है, उसमें क्या होता है चाइना में कि एक ही पार्टी के कैंडिडेट क्या इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे और उन्हीं से जो जीतेगा वही पार्टी में क्या बनेगा? शामिल हो जाएगा गवर्नमेंट को बनाने में। जैसे हमने बात की थी अमेरिका की, वहाँ पे क्या होता है? 2 पार्टी सिस्टम होता है। वहाँ पे बेटा स्टेट बाय स्टेट इलेक्शन होते हैं, 2 ही पार्टी के मेंबर इकट्ठे खड़े होते हैं और लास्ट के प्रोसेस चलता रहता है और ओवरऑल जो एवरेज निकाली जाती है, जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं उसी पार्टी का क्या बनेगा? प्रेसिडेंट बनेगा। आपको पता है अमेरिका में 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं,
एक प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार इलेक्शन लड़ सकता है, मतलब 2 बार कंटिन्यू रह सकता है या बीच में रह सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा बार कोई भी प्रेसिडेंट मतलब वो नहीं एक बन बार सकता। बन गए फिर हार जाए, फिर एक और बार बन जाए। हाँ, एक बार बन सकता है, जैसे अब ट्रम्प है दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, 2 बार वो पूरा टर्म पूरा कर सकता है, ठीक है। जैसे इंडिया में क्या ओबामा नहीं बन सकता ना, वो 8 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, अब वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह जॉब करते हैं बेटा, उनके कुछ थोड़े से उनको मिलता है, मतलब अपने जैसे अपने यहाँ पे तो क्या मिलता है, रिटायर्ड जो प्रेसिडेंट होता है उसको पूरा भी लाभ मिलता है, ठीक है, उसको पेंशन भी बहुत ज़्यादा मिलती है, उसको एक गार्ड भी मिलता है, ठीक है, वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी उसको 1000 गज के आसपास एक कोठी मिलती, कहीं पर भी कहेगा वहीं पर उसको सरकार अवेलेबल करवाएगी। लेकिन कुछ नॉर्म अलग हैं उसके यूएसए के, वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, जैसे ही रिटायर हो जाएगा प्रेसिडेंट वो एक नॉर्मल आम आदमी की तरह क्या करेगा, अपनी जॉब करेगा, जैसे कि सारे राष्ट्रपतियों ने जॉब की है। अब ट्रम्प तो बिजनेसमैन है, वो जॉब नहीं करा, लेकिन जो बाइडन आई थिंक ये कि पावर क्योंकि इनकी एज ज़्यादा है तो हो सकता है दोबारा ना आए, ठीक है। वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कौन है बेटा? कमला हैरिस। कमला हैरिस, उसको क्या बोलते हैं कि वो इंडियन से एनआरआई रही है, कभी ना कभी इंडिया से उसका रिलेशन रहा। तो देखो वहाँ पे क्या है, 2 पार्टी सिस्टम है। अब तीसरी पार्टी सिस्टम हम किसकी कर लें, इंडिया की कर लें। इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब कि हमारे यहाँ पे एक सीट के लिए अलग अलग पार्टी से कई जो है एमएलए या या कई लीडर खड़े होते हैं, ठीक है, कई पर्सन या कई मेंबर खड़े होते हैं। जैसे मान लो हरियाणा में अभी इलेक्शन हो रहे हैं 90 सीट के लिए, तो 90 सीट कौन खड़ेगा, 90 तो बीजेपी वाले खड़े करेंगे, 90 कांग्रेस वाले, 90 जेजेपी वाले और 90 इनेलो वाले, ठीक है, और आम आदमी पार्टी फिर भी वो भी आ सकती है, वो 90 खड़े करेगी। अब देखो 90 हो गए, कितने खड़े हुए, जितने तो कितने हैं, अपने आप बिना पार्टी के होते बोला लग रहे तो देखो और कुछ निर्दलीय हैं, कुछ निर्दलीय होते हैं, और तो देखो 90 तो उनके कितने, और उसके बाद निर्दलीय तो कितने लोग खड़े हुए, जितने कितने हैं सिर्फ 90। तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब देखो मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए क्या सिस्टम है कि वहाँ पे जो वोट का रेशियो नहीं निकाला जाता, क्या निकाला जाता है कि जो जीतता वही सिकंदर, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले ना उस पार्टी की वैल्यू, बाकी जो पार्टी उनका देखो सब कुछ खत्म। आपने पढ़ा होगा कभी 11th क्लास में, एक होता है पीआर सिस्टम, ठीक है, एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब 90 सीटें हैं हरियाणा में, ये बन गई 90 रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीएम के लिए होते हैं ना चुनाव होते हैं, उसमें 90 सीटें। बदल गई मैं ऐसे कह रहे थे कौन कह रहा था, अभी नहीं बदल 108 के इतने कैसी बातें कर लेते हो बेटा। जब मैं आपको जो बता रही हूँ, इंडिया में अपने हरियाणा की 90 सीटें हैं, अगर लोकसभा की बात करोगे तो 10 हैं, और राज्यसभा की बात करोगे तो 5 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा है यूपी की, यूपी की कितनी है, हैव यू एनी राज्यसभा आइडिया? कितनी में है? 5, और लोकसभा की सिर्फ 10 है। और यूपी की बात करोगे तो लोकसभा की हैं 80, राज्यसभा की हैं 31, और अगर तुम स्टेट असेंबली की बात करोगे तो 403, सबसे ज़्यादा किसकी है, यूपी की है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सिंगल सिंगल है, जैसे 7 सिस्टर वाला एरिया, उनमें सब में क्या है, लोकसभा की और राज्यसभा की तो सिंगल सिंगल है नंबर, ठीक है। हमें याद क्या करना होता है, एक तो सबसे ज़्यादा वाली, एक सबसे कम वाली, एक जिस स्टेट में हम रहते हैं उसकी आपको सीटें पता होनी चाहिए। अभी आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन कब होंगे, लोकसभा के इलेक्शन कब होंगे? 2024 24 में होंगे पक्का? 23 में 24 में नहीं, अभी 2019 में, तो 5 साल के बाद होते हैं, उन्होंने कहा भाई 2024। अब देखो बीजेपी ने क्या पॉलिसी बनाई है कि जो अबव 70 हैं वो क्या नहीं बन सकते, वो अब लीडर नहीं बन सकते। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है दोबारा पीएम की पोस्ट के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि खुद की पॉलिसी है उनकी कि जो अबव 70 है ना उनको मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। तो अबव 70 ये हो जाएंगे क्योंकि इनकी एज अभी 68 के आसपास, वो 70 से अबव, लेकिन पॉलिसी खुद बनाते हैं, खुद चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे देख लो, इसमें रिटायर हो जाएंगे तो क्या फैसिलिटीज मिलती है? प्राइम मिनिस्टर को कोई खास फैसिलिटी नहीं मिलती इनको, मतलब प्रेसिडेंट से कंपेयर करें तो बहुत कम मिलती है। तो मार दिया तो बात नहीं, ऐसा पोस्ट चली जाएगा। क्या क्या कह रहे हो, मार दिया था ना किसको मार दिया? मोदी को मारे तो अच्छा, राजीव गांधी को नहीं मारा था, इंदिरा गांधी को नहीं मारा था, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर थे, वो मार दिए थे। मार दिए मजा दे दे लेकिन मारने वाले को क्या, फांसी तो बेटा नॉर्मल एक इंसान को भी कोई मारते, अगर हमारे पास प्रूफ है तो फांसी तो उसको भी मिलेगी। अब वो तुम्हें इतने नहीं समझाया था मैंने, फांसी की सजा सिर्फ कौन माफ कर सकता है, कौन सी आर्टिकल में? यस, आर्टिकल 72 और 111 में क्या है, उसमें सिर्फ वो रिट लगा सकता है, किसी भी चीज़ की सुनवाई को एक बार राष्ट्रपति वापस भेज सकता है, ठीक है।
वीटो पावर है उसके पास। 1111 में 72 में क्या है, वो किसी भी फांसी की सजा को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तो नहीं कह सकते, किसकी एडवाइस लेगा, वो हमारे मिनिस्टर्स की लेगा, उसके बाद उसको माफ कर सकता है। वो तुम्हें समझाया नहीं था एक दिन यूपी वाला जो केस था, उसकी माफी आई थी लेकिन मना कर देते हैं। उससे पहले भी बहुत सारे केस आते हैं, कई बार तो 3-3 4-4 साल तक पेंडिंग केस चले रहते हैं। और ये वो 3 लड़के जो फांसी तोड़े थे अभी पीछे, उन्होंने भी तो माफी की वो की थी लेकिन मना कर दिया प्रेसिडेंट ने। तो प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो उस चीज को माने या ना माने। अब आगे चैप्टर देख लो। देखो, चाइना इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर बट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द रीजन। अच्छा ये तो हो गया था, आगे देखो बेटा। वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया डोंट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। हमने पढ़ा कि साउथ एशिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका पॉलिटिकल सिस्टम सेम नहीं है। डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशन, कई प्रॉब्लम भी हैं लिमिटेशन भी हैं। श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड ए डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। अब ध्यान से देखो, श्रीलंका और इंडिया ने अपने आप के डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहुत अच्छे से बना के रखा। कब से? जब से उनको ब्रिटिश से आज़ादी मिली। और कब आज़ादी मिली थी? 1947 में। यू विल स्टडी मोर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इन द टेक्स्ट बुक ऑफ द डील्स विद द पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और 1947 के बाद हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में पढ़ा होगा। इट इज ऑफ कोर्स पॉसिबल टू फाइंड आउट मैनी लिमिटेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी बट वी हैव टू रिमेंबर द फैक्ट दैट इंडिया हैज रिमेंड ए democracy through its extent as independent country, the same as true of श्रीलंका। जिस तरीके की डेमोक्रेसी इंडिया में है, सेम ऐसे डेमोक्रेसी कहाँ पे है? श्रीलंका में है। एक क्वेश्चन बताओ, अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऐसी कौन सी लाइन है जिससे दोनों जुड़े हुए हैं? यस, कौन सी है? पाक स्टेट है जिससे दोनों जुड़े हुए। आपने देखा होगा ना, श्रीलंका बिल्कुल थोड़ा सा ही तो अटैच। जैसे बता ना, कौन सी लाइन बेटा? लाइन जो इंडिया